तो ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। और फाइनेंशियल एक्यूमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी फेमस भी है। और इस बुक की खास बात ये भी है कि इसमें फाइनेंशियल एडुकेशन को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर और भी बुक्स हैं, लाइक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको वॉरेन बफेट ने भी रिकमेंड किया है, बट उसको आप पढ़ेंगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा ढंग से। बट इस बुक में ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल लिटरेचर, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझाया गया है। इस बुक में जो फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं वो जो ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाए जाते हैं एजुकेशन, जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती है, उससे थोड़े अलग हैं, थोड़े हटके हैं। इस बुक में ऑथर के दो फादर होते हैं, एक तो उनके एक्चुअल वाले फादर हैं और दूसरे उनके एक फ्रेंड के फादर हैं, जिसको इन्होंने इस बुक में रिच डैड से डिनोट किया है, और जो इनके अपने एक्चुअल वाले फादर हैं उनको इन्होंने पुअर डैड बोला है। तो ये पूरी जो बुक है वो इन्हीं दो फादर्स के पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है कि वो मनी के बारे में कैसा पर्सपेक्टिव रखते हैं। दोनों लोग, दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसी के बारे में ऑथर ने यहाँ पे समझाया है इस बुक में। और आगे जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि जो पुअर फादर जिसको ऑथर ने इसमें बोला है वो बहुत ही पुअर हैं और जो रिच वाले हैं बहुत रिच हैं, ऐसा नहीं है। पुअर फादर भी डॉक्टरेट की डिग्री लेके किसी कॉलेज में नौकरी करते थे, वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, तो बिल्कुल पुअर नहीं है वो, उनके पास एडुकेटेड भी हैं, सब कुछ है। बट एक जो रिचनेस का जो पर्सपेक्टिव है देखने का, दोनों जो फादर हैं वो सक्सेसफुल है अपने करियर्स में, बट रिच फादर का जो पर्सपेक्टिव है वही इस बुक में बताया गया है। दोनों के पास अच्छा इनकम है, बट एक फादर जो पुअर वाला फादर है वो फाइनेंशियल कैसे स्ट्रगल करते रहे पूरी ज़िंदगी, और जबकि दूसरे जो फादर हैं इनके रिच वाले, वो कैसे उस सिटी के वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन में आते हैं। और दोनों फादर जो इनके हैं वो स्ट्रॉन्ग, कैरिस्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल हैं, बट दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का जो पर्सपेक्टिव है मनी के बारे में, वो बिल्कुल ही अपार्ट है। तो आगे मैं यहाँ उनके दोनों का पर्सपेक्टिव बारी बारी से रखूँगा तो आप विजुलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं उनके जो पुअर फादर हैं, और ऑथर ने इसमें उनको एडुकेटेड फादर भी बोला है, तो उनका पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे हम पुअर डैड के पर्सपेक्टिव को, मनी के बारे में उनका पर्सपेक्टिव कैसा है देखेंगे। उनके मनी के बारे में पर्सपेक्टिव, पहला पर्सपेक्टिव जो है वैसा पेश किया गया है कि वो सोचते हैं कि खूब मेहनत करके स्टडी करो, सो दैट आप एक अच्छे कंपनी में आपको नौकरी मिल सके, जॉब कर सको। मैं उतना अमीर इसलिए नहीं हो पाया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं और इनके जो पालन पोषण का खर्चा है वो है, इसलिए मैं उतना अमीर नहीं हूँ। मनी मैटर को डिनर टेबल पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। जब पैसों की बात आती है तो वहाँ पे सेफ गेम खेलना चाहिए, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पुअर डैड के पर्सपेक्टिव है मनी के बारे में। तो जैसे उनका अगला पर्सपेक्टिव है, जो हमारा घर है, उनका जो घर है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा एसेट भी है, ऐसा पुअर डैड का पर्सपेक्टिव है। जो हमारी कंपनी है, सरकार है, उसको टेक केयर करना चाहिए हमें और हमारे ज़रूरतों की। किसी तरह स्ट्रगल कर करके हमें पैसे बचाते रहना चाहिए। तो पुअर डैड ने ऑथर को यह सिखाया है कि हमें कैसे एक अच्छा इम्प्रेसिव रिज्यूम बना देना चाहिए किसी जॉब को पाने के लिए। हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव रिज्यूम। मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, ऐसा पुअर डैड का पर्सपेक्टिव है मनी के बारे में। पैसों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। पैसों से प्यार ही सारी समस्याओं का जड़ है, ऐसा पुअर डैड का मानना है। एक नौकरी ढूंढो और पैसा पाने के लिए काम करो। किसी भी चीज़ को अगर अफोर्ड नहीं कर पाते वो, तो बोलते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, मैं इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर हम रिच डैड के पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि रिच डैड का जो पर्सपेक्टिव है मनी के बारे में, वो कैसे पुअर डैड से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। खूब मन लगा कर और मेहनत से पढ़ाई करो, सो दैट तुम एक अच्छी कंपनी को खरीद सको,
जबकि यहाँ पे जो पुअर डैड का स्टेटमेंट था, पुअर डैड का जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि मन लगा कर पढ़ाई करो सो दैट आपको कंपनी कोई काम पे रख ले। मेरे लिए अमीर होने का एक रीज़न तो ये है कि मेरे पास बच्चे हैं और उनका पालन पोषण करना है, जहाँ की जो पुअर डैड का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से उनके बच्चे हैं इसलिए वो रीच नहीं हो पा रहे हैं। तो रिच डैड का पर्सपेक्टिव है कि द मैटर ऑफ मनी एंड बिजनेस मस्ट बी डिस्कस्ड ऑन द डिनर टेबल। तो मनी का मैटर डिनर टेबल पर डिस्कस होना ही चाहिए, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मैटर है। तो जहाँ हमने देखा था कि जो पुअर पर डैड का पर्सपेक्टिव था कि हमें जब मनी की बात आती है तो वहाँ पे सेफ गेम खेलना चाहिए, डोंट प्ले द रिस्क, डोंट टेक द रिस्क। लेकिन रिच डैड का पर्सपेक्टिव है कि लर्न टू मैनेज रिस्क। तो जहाँ पुअर डैड का पर्सपेक्टिव था कि आवर हाउस इज एन एसेट, वहीं पे रिच डैड का पर्सपेक्टिव है कि आवर हाउस इज ए लाइबिलिटी। तो रिच डैड का पर्सपेक्टिव ये है कि वो उसमें विश्वास करते हैं कि हमें टोटल फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, हमें गवर्नमेंट पे अपनी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो पुअर डैड का पर्सपेक्टिव था कि हमें पैसों को बचाना चाहिए, लेकिन रिच डैड का पर्सपेक्टिव है कि हमें पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। रिच डैड ने उनको सिखाया कि कैसे हम एक मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स की प्लानिंग करें सो दैट हम कुछ जॉब क्रिएट कर सकें। जहाँ इनके पुअर डैड बोलते थे कि मैं कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता, वहीं इनके रिच डैड बोलते हैं कि मैं अमीर आदमी ही हूँ। तो पुअर डैड बोलते थे कि मनी जो है वो सारे समस्याओं का जड़ है, वहीं पे रिच डैड बोलते हैं कि मनी इज पावर, मनी शक्ति है, पैसों का न होना ही सारे समस्याओं का जड़ है। ऐसा रिच डैड का पर्सपेक्टिव है। तो पुअर डैड बोलते थे कि पैसों के लिए काम करो, लेकिन रिच डैड का कहना है कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, मनी शुड वर्क फॉर यू। तो जहां पुअर डैड बोलते थे कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो वहीं पे रिच डैड का कहना है कि ये मत बोलो कि आई कांट अफोर्ड दिस। एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया जहाँ आपने आपका माइंड काम करना ही बंद कर दिया गया, आपने सोचा ही नहीं कुछ कि कैसे हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। रादर देन आप इसको ऐसा बोलो कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। ऑथर का ऐसा मानना है कि, और उन्होंने बहुत आसान शब्दों में इसको समझाया है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मनी का मैटर है, जो सब्जेक्ट है मनी, उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, उसको लोग घर से ही सीखते हैं। इस बुक में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में 6 लेसन्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सबसे पहला लेसन है वो लेसन 1, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वहीं पे जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के लिए पैसा ही उनके लिए काम करता है, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। मनी वर्क फॉर देम, दे डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर के रिच डैड का ऐसा मानना है कि अगर आप इस टाइप के आदमी हैं, इस टाइप के इंसान हैं जो कि पूरी उम्र आप सेफ ही गेम खेलते रहेंगे और मनी सेव करते रहेंगे कुछ इवेंट्स के लिए, तो कुछ वैसा नहीं होगा, आप एक बोरिंग ओल्ड मैन की तरह मर जाएंगे एक दिन। वे आगे बताते हैं कि अगर आपको ऐसा ही काम करना है कि आपको मनी के लिए काम करना है तो बेटर स्टे इन स्कूल। स्कूल में ऐसा ही पढ़ाया जाता है, ये चीज़ सीखने के लिए वो सबसे अच्छी जगह है। यह एक डर है जो लोगों को जॉब करवाती रहती है, एक टाइप का फियर है जो लोगों को ये बोलती है कि आपको बिल पे करना है, आपको काम करना पड़ेगा। उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल पे ना हो मेरे से। उनको ये भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास कम पैसे रह जाएं। उनको ऐसा लगता है, फियर उनको इस ट्रैप में बांध के रखता है कि काम करेंगे पैसा पाएंगे, फिर काम करेंगे फिर पैसा पाएंगे, और एक दिन ऐसा कर करके फियर गायब हो जाएगा। तो रिच डैड का ऐसा मानना है कि जो मेन कॉज है पॉवर्टी का या गरीबी का, फाइनेंशियल स्ट्रगल का, वो डर और अज्ञानता है, ना कि इकोनॉमी, सरकार या फिर अमीर लोग। ये डर और अज्ञानता ही है जो लोगों को ट्रैप करके रखती है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे हम पैसों के पीछे वैसे ही भागते हैं जैसे एक डंकी उसके पीछे भागता है गाजर के पीछे, और उसका मास्टर कहीं और ही उसको ले जाने की सोचता है।
लेकिन गाजर देख के उसको पीछे पीछे भागता रहता है। जहाँ जहाँ गाजर जाता है वहाँ वहाँ डंकी भी जाता है। तो लेसन 2 में है कि व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस चैप्टर में ऑथर ने एसेट्स के बारे में बताया है कि जैसे स्टार्टिंग में एसेट को हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने आप से ग्रो होने लगते हैं। तो एसेट क्रिएशन एक पेड़ लगाने जैसा है। पेड़ लगाकर कुछ दिन तक आप उसमें पानी देते हैं और उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो आपको फल देने लगता है, क्योंकि अब इसकी जड़ें काफ़ी गहराई में पहुंच चुकी हैं। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के अगर पैसे आपके पास हैं भी, आ भी गए किसी तरह, तो जल्दी ही वो चले जाएंगे। लंबे समय के लिए यह नहीं देखा जाता कि आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन बल्कि यह देखा जाता है कि आप उस पैसों को कितने दिन तक रख पाते हैं, उसको कैसे एसेट में कन्वर्ट कर पाते हैं और कितने जनरेशन तक उसको रख पाते हैं उन पैसों को। जो अमीर लोगों का एसेट कॉलम होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो सबसे पहले एसेट क्रिएट करते हैं। तो हमें यह तो पक्का पता होना ही चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें एसेट्स क्यों बाई करने चाहिए। तो ये बहुत सिंपल एडुकेशन है कि एसेट वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं और इसके अपोजिट लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, वो उनके लिए पैसे बनाता है, फिर उन पैसों से एक दूसरा एसेट खरीदते हैं, फिर वो उनके लिए पैसे बनाता है और यही लूप रोटेट होता रहता है, जहाँ पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं अपने लायबिलिटीज़ के ऊपर। रिच लोग भी लायबिलिटी पे खर्च करते हैं, लेकिन वो पहले एसेट बाई करते हैं, उसके बाद लायबिलिटी सबसे लास्ट में बाई करते हैं। प्रायोरिटी वो एसेट को देते हैं। तो इस बुक का जो लेसन 3 है वो है माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस लेसन में ऑथर ने बताया है कि एसेट कौन कौन से होते हैं और कितनी कैटेगरी के होते हैं, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है वैसे बिजनेसेस जहाँ पे मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसका मालिक हूँ, बट वो कोई और उसको मैनेज करता है और दूसरे लोग उसको चलाते हैं। फिर एसेट्स में आते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और जो रियल एस्टेट आपका इनकम जनरेट कर रहा है वो, या फिर रॉयल्टी जो आपके पास आ रही है, कुछ आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, म्यूजिक है, स्क्रिप्ट है, समथिंग पैटेंट्स है। और एसेट के कॉलम में आते हैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो एक आपको इनकम प्रोड्यूस कर रही है, पैसिव इनकम, ये सारे एसेट के कॉलम में आते हैं। तो जो लेसन 4 है उसमें बताया उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। तो जो ऑथर के दोनों फादर हैं, पुअर फादर एंड रिच फादर। तो पुअर फादर ने उन्हें सोशलिस्ट लाइफ के बारे में बताया और इस फादर ने उनको कैपिटलिस्ट लाइफ के बारे में बताया। तो ऑथर का ऐसा मानना है कि जो कैपिटलिस्ट फादर का फिलॉसफी है वो उनके लिए ज़्यादा सेंस करती है फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो। जो ऑथर के पुअर फादर थे वो हमेशा उनको बोलते थे कि एक जॉब पालो एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेशन में, बट उनको ये पता नहीं था कि अगर वो ऐसा करेंगे, एक किसी कॉरपोरेशन से जुड़ के रह जाएंगे, तो कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल डोसाइल काऊ हो जाएंगे वहाँ पे। और जो ऑथर के रिच डैड थे उनके हिसाब से जो थियोरी है फाइनेंशियल आईक्यू का, ये आपके ब्रॉड एरियाज के एक्सपर्टीज से बनती है। तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग। नंबर 3 is understanding the market. Number 4 is understanding the law. Now lesson 5 is the rich invent money. जो अमीर लोग हैं पैसों का आविष्कार करते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं वो, ये देखिए आगे के लेसन्स में। आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और इवन बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड आइडियाज से स्टिक हैं। उन्होंने आइडियाज़ को चेंज नहीं किया अभी तक। वो चेंज को रेसिस्ट करते हैं, चेंज करना नहीं चाहते। ओल्ड आइडियाज़ जो हैं हमारे सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बिगेस्ट लायबिलिटीज़ हैं।
हमारे ऑप्शंस को लिमिट रखना मीन्स एक ही डायरेक्शन में सोचना भी उसी तरह से है जैसे एक ही पुराने आइडियाज़ पे स्टिक रहना, पुराने आइडियाज़ पे हैंग करके रहना। तो हमारे ऑप्शंस भी खुले होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ही ऑप्शंस को सोचते रहें और उसी ऑप्शन पे ही केवल पॉन्डर करें, थिंक ओवर करें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही सिंपल शब्दों में मीनिंग है ज़्यादा ऑप्शन रखना, अर्निंग के ज़्यादा ऑप्शन। अगर आप उन लोगों में हैं जो एक राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं तो आपको बहुत दूर तक वेट करना पड़ेगा। ये उसी तरह से है जैसे किसी ट्रैफिक लाइट्स को ग्रीन होने का वेट करना कि सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये कभी होने वाला नहीं है। पुअर और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसा बनाते हैं। जो सबसे पावरफुल और सबसे बिगेस्ट एसेट आपके पास है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट आपके पास है, वो है आपका माइंड। अगर इसको अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो एक इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है बहुत ही कम समय में। और जो लेसन 6 है वो है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। तो अमीर लोग हैं सीखने के लिए काम करते हैं, मनी तो बाद में, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। स्कूल में इस बात पर जोर रहता है या पॉपुलर ओपिनियन इस बारे में होती है कि किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज होना है आपको ज़्यादा पैसे बनाने के लिए और ज़्यादा फेमस होने के लिए, प्रमोट होने के लिए। और यही कारण है कि डॉक्टर जल्दी जल्दी किसी स्पेशलिटी के लिए भागते हैं, ऑर्थोपेडिक या पेडियाट्रिक, क्योंकि उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए। और यही बात है अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, पायलट्स और बाकी दूसरे प्रोफेशंस के बारे में भी सच है। सब लोग स्पेशलाइजेशन के लिए भागते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके। जो ऑथर के पुअर डैड थे वो भी इसी में बिलीव करते थे। यही कारण है कि जब उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी तो वो खुशी के मारे उछल पड़े थे, क्योंकि ही अब वो उस फील्ड में स्पेशलाइज हो चुके थे। जबकि ऑथर के जो रिच डैड थे वो इनके अपोजिट करने के लिए उनको इनकरेज करते थे। वो बोलते थे कि तुम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के बारे में जानो, ऐसा वो सजेस्ट करते थे इनको, ऑथर को। जॉब सिक्योरिटी जो है वो पुअर डैड के लिए सब कुछ था। लर्निंग यानी कि सीखते रहना रिच डैड के लिए सब कुछ था। अब ऑथर ने कुछ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स बताए हैं। जब आप रिच डैड फिलॉसफी को फॉलो करेंगे तो कुछ ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपके रास्ते में आएंगे, उसके बारे में कुछ बताया उन्होंने। When you will try to apply rich dad philosophy, these are the following few impediments you will encounter with. So आप fear को encounter करेंगे, cynicism को encounter करेंगे, laziness, bad habits and arrogance. तो आप इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके ही रिच डैड फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।